तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद योगेश में। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक शुरू करूं, मैं थोड़ा सा आपसे कुछ बात कहना चाहूँगा। इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ा रखा था कि जो भारत का भौगोलिक परिचय है, उसमें जो उसके प्राकृतिक विभाग हैं, उसमें जो सबसे ऊपर जो श्रेणियाँ थी, जिसमें काराकोरम हो गया और आपका लद्दाख श्रेणी है या जास्कर श्रेणी है, तो ये कुछ भाग जो है, ये जो मुख्य भाग हैं इसके आपका ट्रांस हिमालय में आते हैं। वो ट्रांस हिमालय मैंने आपको इसलिए नहीं पढ़ाया हुआ था क्योंकि मैं केवल भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा रहा था। उसके बाहर भी जो था, जहाँ मैंने कैलाश पर्वत श्रेणी के बारे में आपको बताया, वो भी जो है आपका उसी के अंदर सम्मिलित आता है ट्रांस हिमालय श्रेणी में। अब इसके बाद कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर बहुत तेज़ हो रहा है या थोड़ा सा आप तेज़ पढ़ा रहे हैं। असल में मैं बहुत क्लासेज यहाँ पर नहीं ले पाऊँगा क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं कम समय में आपके ज़्यादा क्षेत्र को कवर करूँ और इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसको तेज़ करने की कोशिश करी। चलिए आप उसको देखिएगा, बार बार आपके समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद आज जो मैं आपका नया टॉपिक लेकर आया हूँ वो आपका टॉपिक है भारत का अपवाह तंत्र, यानी कि भारत का अपवाह तंत्र। अब ये अपवाह तंत्र जो होता है, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। जो ड्रेनेज सिस्टम है इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। भारत का जो अपवाह तंत्र है, देखिए अपवाह तंत्र होता क्या है, किसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं, या अपवाह तंत्र क्या होता है। देखिए कहीं पर कोई एक नदी, मुख्य नदी बहती है, सपोज दैट इस तरीके से कोई नदी यहाँ पर बह रही है। ये जो नदी है ये मुख्य नदी है, इसको हमने बोला मेन रिवर, यानी कि मुख्य नदी। अपवाह तंत्र यानी कि रिवर सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं। और इसके बाद इसमें जो ये आती हैं सहायक नदियाँ जिनको बोलते हैं, या इंग्लिश में इनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ये जो सहायक नदियाँ होती हैं, इन सहायक नदियों और मुख्य नदियों को मिलाकर जो एक तंत्र बनता है उसको बोला जाता है अपवाह तंत्र या नदी तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे भारत के अपवाह तंत्र के बारे में। आप भी इसी तरीके से देखिएगा जिस तरीके से मैं बना रहा हूं। भारत का अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र। ये जो भारत का अपवाह तंत्र है इसको हम 2 वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि एक वीडियो में इतना कवर नहीं हो पाएगा। तो जो भारत का अपवाह तंत्र है, इस भारत के अपवाह तंत्र को मेनली 2 भागों में बांटा जाता है। मेन इसके भाग हैं 2। एक है हिमालयी अपवाह तंत्र, हिमालयी या उत्तर भारत का अपवाह तंत्र। उत्तर भारत का अपवाह तंत्र यानी कि जो नॉर्थ इंडिया है उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इसमें आएगा। और दूसरा आपका आता है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय यानी कि जो सदर्न इंडिया आपका है वहां का अपवाह तंत्र, वहां का जो रिवर सिस्टम है, उस अपवाह तंत्र को हम यहाँ पर 2 भागों में इसको हम बांटेंगे। यानी कि जो भारत का अपवाह तंत्र है, यानी कि जो यहाँ का रिवर सिस्टम है, इसको मुख्यतया 2 भागों में बांटा जाता है। एक आपका है हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब हम इसमें सबसे पहले जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में, कि इसमें कौन कौन सी नदियां हैं, किन किन क्षेत्रों में वो बहती हैं और कौन कौन से उनके सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं और कहाँ पर वो अपने जल को गिराती हैं। तो हम शुरू करते हैं आज सबसे पहले उत्तर भारत का अपवाह तंत्र। आप इसी तरीके से लिखिए, उत्तर भारत का अपवाह तंत्र, यानी कि अपवाह तंत्र जो उत्तर भारत का है, ड्रेनेज सिस्टम है। इस उत्तर भारत के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला, अगर आप सबसे पश्चिम की ओर जाएंगे तो यहां पर है आपका सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी का जो अपना ड्रेनेज सिस्टम है। दूसरा, अगर आप मध्य भारत में आते हैं बीच में, तो यहां पर आता है आपका गंगा नदी तंत्र। और तीसरा, जो सबसे लास्ट में पूर्वोत्तर की ओर जाएंगे आप, तो यहां पर आएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब इस उत्तर भारत के अपवाह तंत्र को हमने 3 भागों में बांटा है।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, यानी कि जो इंडस रिवर है उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सेकेंड आपका यहाँ पर गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें इनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन कहाँ पर मिलती है, किस तरीके से कहाँ से उसका उद्गम होता है, इन सारी चीज़ों को। और यही फैक्ट आपके जो है वनडे एग्जाम में स्पेशली पूछे जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव या जो बहुविकल्पी प्रश्न जहाँ होते हैं उसमें यही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले अब आप लिखिए सिंधु नदी तंत्र। उत्तर भारत का जो अपवाह तंत्र है उसमें सबसे पहले आप लिखिए सिंधु नदी तंत्र। देखिए ये जो सिंधु नदी तंत्र है, इस इंडस रिवर सिस्टम के अंतर्गत, इस सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत हम सिंधु और उसकी सहायक नदियां, सिंधु और उसकी सहायक नदियां यानी कि जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो सिंधु नदी है वो कहाँ से उसका उद्गम होता है, कहाँ को वो जाती है और किस तरीके से वो कहाँ पर गिरती है, और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसको समझने के लिए सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों को एक हल्का सा हम यहाँ पर छोटा सा मानचित्र बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि उसमें आप जो है इसको आसानी से समझ जाएं। मैं थोड़ा सा मानचित्र को फैला करके बना रहा हूँ इसलिए कि ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है, नहीं तो फिर आप लोगों के समझ में आ नहीं पाता। ये इस तरीके से मान के चलिए आप ये। अब जब आप यहाँ पर देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में जब, तो यहाँ आपने भारत का देखा होगा, यहाँ पर अरेबियन सी है, अरब सागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी है इस साइड में जब आप आएंगे, यानी कि पश्चिम में हमारा अरब सागर है, इधर अरेबियन सी है। अब इस सिंधु नदी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सिंधु नदी तंत्र के बारे में जब आप अध्ययन करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा, यहाँ पर एक जो है आपका ये राज्य, हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अलग से बन चुका है, जिसको बोला जाता है लद्दाख। यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है, यहाँ पर लद्दाख जो है आपका एक ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसके नीचे वाले पोर्शन में आप यहाँ आएंगे, यहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर। इस जम्मू, ये दूसरा आपका राज्य हो गया यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर के थोड़ा सा आप यहाँ नीचे की ओर आएंगे तो इस वाले पोर्शन में आता है पंजाब, और यहाँ वाला जो प्रदेश है ये है हिमाचल प्रदेश। आपने जो सिंधु नदी तंत्र है वो सिंधु नदी तंत्र मुख्यतया इन राज्यों से संबंधित है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में। ये जो सिंधु नदी है ये यहाँ पर तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी है, मैंने परसों बता रखा था, कैलाश पर्वत श्रेणी जो कि ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। इस कैलाश पर्वत श्रेणी जो तिब्बत में आपकी है, इस कैलाश पर्वत श्रेणी के पास सानोख्याब एक ग्लेशियर है, यहाँ पर सानोख्याब, इस सानोख्याब ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। ये नदी आपका इधर लद्दाख क्षेत्र में ऐसे बहते हुए जाती है और इधर आपका गिलगित के पास से नीचे मुड़कर पाकिस्तान की ओर आती है, और नीचे पाकिस्तान की ओर आकर कराची के पास अपना जल जो है अरब सागर में गिरा देती है। यानी कि इसका जो मुहाना होता है, जो पानी अपना फेंकती है, ये कराची के पास, पाकिस्तान में कराची के पास नीचे आकर जो है अरब सागर में अपने जल को गिरा देती है। यानी कि जो मुख्य नदी है वो कौन सी है? सिंधु नदी है। सबसे बड़ी नदी जो मेन रिवर है वो सिंधु है। इस सिंधु नदी की जो लंबाई है वो लगभग आपका, अगर टोटल हम इसकी लंबाई की बात करते हैं, सिंधु नदी कुल कितनी लंबी है तो 2880 किलोमीटर, 2880 किमी इसकी लंबाई है। और भारत में अगर हम देखते हैं तो 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत के अंतर्गत। तो ये जो है मुख्य सिंधु नदी होगी। अब जब आप सिंधु नदी के बारे में देखेंगे तो ये सिंधु नदी देखिए, इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है इधर को है, ये इधर को बह रही है। तो आप ऐसे खड़े होकर देखेंगे इस साइड से, तो आप देखेंगे आपका जो है दायां हाथ है, ये ऊपर साइड है। तो जो दायां हाथ जो आपका है, ये दाएं ओर से जो है इसमें आकर एक नदी ऐसे मिलती है जिसको बोला जाता है श्योक नदी। ये नदी है श्योक नदी, ये इसकी सहायक नदी है भारत में। और इस श्योक नदी की जो दूसरी सहायक नदी है वो है आपकी नुब्रा नदी। ये श्योक की सहायक है, और श्योक जो है आगे जाकर इसमें इसके दाईं ओर से आकर मिलती है, और यहां पर जो है ये किसमें मिल जाती है? सिंधु में मिल जाती है। फिर ये आगे बढ़ के जो है गिलगित के पास आगे जाती है। इस गिलगित श्रेणी के पास जो है पाकिस्तान की ओर प्रवेश करती है, और यहाँ पाकिस्तान में इसमें कुछ नदियां आके मिलती है, जैसे खुर्रम, गोमल, काबुल, ये नदियां इसकी हैं। ये आपको ज्यादा यहाँ पाकिस्तान से तो पूछेगा नहीं, आपसे पूछा जाएगा मुख्यतः यहाँ
कि जो दाईं ओर से आने वाली नदी इसमें कौन सी मिलती है, जो है श्योक नदी है, और उसकी जो सहायक नदी है वो जो है नुब्रा नदी है। इसके बाद आकर ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये इसका मुख्य दाईं ओर से आने वाली नदी है। अब जो सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं, वो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे ये जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, इस जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसको कहा जाता है झेलम। मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये झेलम नदी है, और ये झेलम नदी निकलती है बेरीनाग झील से। बेरीनाग झील, या इस बेरीनाग झील को कहा जाता है शेषनाग झील। शेषनाग झील भी इसको कहते हैं, जो कि कहां पर स्थित है, जम्मू और कश्मीर में। यहां से ये जो है आकर झेलम नदी ऐसे करके बहकर आती है जम्मू कश्मीर राज्य से। इसके बाद नीचे जम्मू कश्मीर में ही यहां पर एक आपने पढ़ा होगा बुलर झील स्थित है। कौन सी झील है, बुलर झील। ये मीठे पानी की यानी कि साफ पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत में, बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये जो नदी है यहाँ बुलर झील से आगे आती है, और बुलर झील से आगे आने के बाद इस क्षेत्र से नीचे की ओर आ जाती है इधर पाकिस्तान वाले भाग में। इस झेलम नदी में एक इसकी सहायक नदी भी ऐसे करके आती है जिसको कहा जाता है किशन गंगा। किशन गंगा, ये भी जो है कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। अब ये झेलम नदी जो आगे आ जाती है तो यहां पर पाकिस्तान में एक स्थान पड़ता है झंग। इस झंग के पास ये जो है किससे मिल जाएगी, आपका चेनाब नदी से मिल जाएगी। अभी मैं चेनाब नदी के बारे में पढ़ाऊंगा, तो ये चेनाब में मिल जाती है। इस झेलम नदी पर जो ये बुलर झील है, इसी के पास एक परियोजना बनी हुई है जिसको बोलते हैं तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना के बारे में आपने सुना होगा। ये जो तुलबुल परियोजना है, ये जो है इसी झेलम नदी पर बनी हुई है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। इसके बाद जब हम इसकी जो दूसरी सहायक नदी, एक तो मुख्य पहली सहायक नदी आपकी होगी झेलम। झेलम के बाद जो है इसी क्रम में नीचे जो इसकी दूसरी सहायक नदी है वो है आपकी हिमाचल प्रदेश में। यहां पर एक दर्रा है बड़ा लाचा, यहां पर लिख देता हूं मैं, बड़ा लाचा। ये बड़ा लाचा दर्रा है। इस बड़ा लाचा दर्रे के पास से एक नदी निकलती है जिसको कहा जो दो भागों में निकलती है, चंद्रा और भागा। यहां पर इसको लिख देता हूं, चंद्रा और भागा। इसकी ये दो भागों में निकलती है, एक चंद्रा और एक भागा। ये आगे निकलकर इस भाग से हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और हिमाचल प्रदेश से बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है, आगे बढ़कर जो है पाकिस्तान में प्रवेश करती है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के बाद आपका ये जाएगी आपकी जम्मू कश्मीर से जाएगी पंजाब, और पंजाब होते हुए आगे पाकिस्तान में प्रवेश करके ये झंग वाले स्थान पर जो है ये किस में मिल जाती है, इस आपका झेलम नदी, और इन दोनों का आपस में मिलन हो जाता है इस झंग के पास में चिनाब का। यानी कि चिनाब कहां से आ रही है, यहां पर बड़ा लाचा दर्रे से निकल रही हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर राज्य में होते हुए पंजाब में होते हुए आगे आती है, और झंग के पास पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती है। इसके बाद जो तीसरी इसके ट्रिब्यूटरीज है, इसके बाद इसके दक्षिण में जो तीसरी आती है वो आती है आपकी रावी। ये जो रावी नदी है ये भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। कहां से निकलती है रावी नदी, हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, और इसका जो निकलने वाला स्थान है वो है आपका रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के पास से ये जो है निकलती है। कहां से, जो रोहतांग पास है वहां से इसका उद्गम होता है, ओरिजिन होता है कौन सी नदी का, रावी नदी का। और ये रावी नदी जो है आगे जाकर हिमाचल और पंजाब में बहते हुए, ये हिमाचल राज्य है, ये हिमाचल से आती है पंजाब में, और पंजाब से फिर ये आगे बढ़कर मिल जाती है आपकी किसमें, चिनाब नदी में इसका मिलन हो जाता है। आगे जब ये बढ़ेगी तो आगे जाकर ये किससे, इस नदी से आगे आके यहाँ पर जो है चिनाब से मिल जाती है। कौन सी, ये रावी। यानी कि रावी नदी भी कहां से निकली आपकी, रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकली, हिमाचल से पंजाब में गई, पंजाब से पाकिस्तान में होते हुए चिनाब में इसका आगे मिलन हो जाता है। इसके बाद रावी के बाद जो तीसरी यहां निकलती है वो निकलती है ब्यास नदी। वो भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ब्यास कुंड से। कहां से निकलती है, ब्यास कुंड। इस ब्यास कुंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश में, और ब्यास कुंड से निकलने के बाद पंजाब के मैदान में बहते हुए यहां से पंजाब के मैदान में आएगी, और यहां से आगे यहां पर सतलज नदी आएगी। अभी इस सतलज नदी से इसका मिलन हो जाता है, यानी कि ये कौन सी है, ब्यास है। और जो सतलज नदी है, अगर हम सतलज नदी की बात करते हैं तो सतलज नदी तिब्बत में निकलती है, मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल है। यहां पर कौन सी ताल है, राक्षस ताल। इस राक्षस ताल से जो है ये सतलज नदी निकलती है। ये आगे बढ़ते हुए सतलज नदी जो राक्षस ताल से आपके निकलकर आ रही है, ये आगे बढ़ेगी और हिमाचल पंजाब,
यहाँ से जो है आपके आगे आई और इस तरीके से हिमाचल में आई, हिमाचल से पंजाब में आई, पंजाब से आकर इन दोनों का मिलन कहाँ पर हो जाता है, इन दोनों का मिलन हो जाता है ब्यास और सतलज का। यानी कि ब्यास नदी जो है कहाँ मिल जाती है, सतलज में, और ये सतलज नदी फिर आगे जाकर मिल जाती है चिनाब में। जब ये नदी यहाँ चिनाब में मिलती है, ये मिथानकोट एक जगह पर है, यहाँ पर मिथानकोट, आप इसको नाम वैसे लिखने में छोटा हो रहा है लेकिन सुन लीजिए, यहाँ पर लिख देता हूँ मिथानकोट। ये जो मिथानकोट पाकिस्तान में है, इस मिथानकोट के पास जो है ये आपका इससे मिल जाती है, किससे, आपका मुख्य नदी से, यानी कि चिनाब नदी से। और इस चिनाब को सबसे बड़ी सहायक नदी माना जाता है, किसकी, सिंधु नदी की। और ये चिनाब नदी फिर जो है आगे जाकर किस में मिल जाती है, मिथानकोट के पास जो है सिंधु और सतलज का, ये सतलज और जो है चिनाब है, इनका आपस में मिलन होता है। यहां से ये पंचनद के नाम से जानी जाती है, पंचनद। और पंचनद के नाम से आगे बढ़कर जो है किस में मिल जाएगी, इस जो है सिंधु नदी में मिल जाएगी, और अपना आगे जल बहाकर कहां गिरा देगी, मुख्य रूप से जो है कराची में ये गिरा देगी, कराची से नीचे अरब सागर में अपने जल को गिरा देती है। यानी कि इन दोनों का जो मिलन होता है, सिंधु नदी और मुख्यतः सिंधु और ये जो नदी है, इनका आपस में मिलन कहां पर होगा, ये पंचनद के पास मिली, और ये जहां पर सिंधु और ये मिलते हैं, ये वाला स्थान मिथानकोट है। यानी कि मिथानकोट कौन सा स्थान है, जहां पर ये पंचनद और सिंधु नदी आपस में मिल जाती हैं, वो जो है आपका मिथानकोट वाला स्थान है। वहां से आगे बढ़कर ये अरब सागर में अपना जल गिरा देती हैं। और ये जो सतलज नदी है, इसी सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है। भाखड़ा नांगल जो डैम है वो इसी पर बना हुआ है। भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग हैं वैसे, ये भाखड़ा जो है हिमाचल प्रदेश में है, नांगल जो है पंजाब में है, लेकिन इन दोनों को एक ही मानकर जो है भाखड़ा नांगल डैम कहा जाता है। लेकिन अधिकांशतः जब इसका उत्तर पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल डैम कहाँ है, तो ये पंजाब राज्य इसका ज्यादातर उत्तर होता है कि पंजाब, क्योंकि ये दोनों डैम एक साथ हैं, अलग अलग हैं, लेकिन एक ही परियोजना का हिस्सा है। तो भाखड़ा और नांगल डैम जो है वो एक साथ हैं। तो ये, और इसी सिंधु नदी को लेकर एक बात, मुख्य पॉइंट ये है कि 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत सिंधु नदी का 20% भाग जो है भारत यूज करता है, और 80% भाग जो है वो पाकिस्तान के द्वारा यूज किया जाता है। तो ये मुख्यतः आप समझ गए होंगे कि जो हमारा सिंधु नदी तंत्र है वो क्या है। सिंधु नदी मुख्य नदी है। इस मुख्य नदी की जो दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं उसमें जो है श्योक नदी है, जिसकी सहायक नदी नुब्रा है। अगर आप पाकिस्तान में चले जाएंगे तो यहाँ पर जो है गोमल हो गया, खुर्रम हो गया और काबुल, ये सहायक नदियां हैं। अगर दक्षिण की ओर से आप देखते हैं भारत में, तो झेलम आपका, उसके बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और जो है सतलज, ये इसकी सहायक नदियां हैं। झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, इनको पंचनद के, और सतलज इनको पंचनद के नाम से जाना जाता है, जो कि आगे जाकर मिथानकोट में जो है सिंधु से मिल जाती है और नीचे बढ़ते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। अब इसके बाद हम जो है सिंधु नदी तंत्र के बाद आपका जो दूसरा नदी तंत्र आता है वो आता है मध्य भारत में गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र यानी कि जो गंगा नदी है उसका जो रिवर सिस्टम है। सिंधु नदी जो है पूरी की पूरी पश्चिम की ओर है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। उसके साथ जितनी भी उसकी सहायक नदियां हैं वो अपना सारा का सारा पानी जो है अरब सागर में गिरा देती हैं। अब जो ये गंगा नदी तंत्र है, इस गंगा नदी तंत्र को पढ़ने के लिए हम देखेंगे कि जैसे भारत है, सपोज दैट अब भारत का मानचित्र का आपको सहारा लेना पड़ेगा ताकि आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकें, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझने पे ज़्यादा आप आसानी से उसको सीख सकते हैं, इसकी अपेक्षा की रटने में बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन आप उसको समझ के पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी बहुत जल्दी आपके समझ में आ जाएगी। ये इस तरीके से मान लीजिए आप, ये मैप है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी जिसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं। यानी कि अब जो गंगा नदी तंत्र है, ये जो गंगा नदी तंत्र है, इसका जो पानी है वो सारा का सारा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरता है, इसलिए मैंने इधर आपको बंगाल की खाड़ी शो कर दी है। ये गंगा नदी जो है आपको मालूम है कि सबसे पहले हम जो है गंगा नदी तंत्र है, तो जो मेन नदी है वो कौन सी है, गंगा नदी है। भारत की एक सबसे प्रमुख नदी है, लगभग 2525 किलोमीटर लंबी ये नदी है गंगा नदी, और भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। आप जानते हैं सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इस गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो यहाँ उत्तराखंड में,
आपको मालूम है यहाँ उत्तराखंड है, उत्तराखंड में ये सबसे पहले निकलती है गोमुख से, जहां पर इसको माना जाता है भागीरथी के नाम से जाना जाता है, गोमुख से। और ये जब उत्तराखंड से आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग नामक एक स्थान है, देवप्रयाग। देवप्रयाग में इसमें एक दूसरी नदी आकर मिलती है जिसको कहा जाता है अलकनंदा, अलकनंदा। और इस अलकनंदा नदी का जो उद्गम है वह है संतोपंथ हिमानी, संतोपंथ हिमानी यानी कि संतोपंथ ग्लेशियर जो है, जो कि चमोली में है, यहां से जो है ये निकलती है। और जो गोमुख है वो आपको मालूम है उत्तरकाशी में है। यहां तक देवप्रयाग पहुंचने तक इसकी दो शाखाएं हैं, एक जो है आपका गोमुख से जो भागीरथी आती है और दूसरा जो अलकनंदा आती है वो देवप्रयाग में इन दोनों का मिलन होता है। देवप्रयाग के बाद जब ये आगे बढ़ती है तो इसका नाम यहां से पड़ता है गंगा। इस नदी को यहां से गंगा के नाम से जाना जाता है, इस गंगा नदी को। और देवप्रयाग के बाद यानी कि उत्तराखंड के बाद आगे बढ़ते हुए जब ये नदी है, ये जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद आगे आपका यूपी, यहां बिहार, यूपी में गई, यूपी से आगे जो है आपका बिहार में चली जाती है। इसके बाद ये आगे जाती है झारखंड, और यूपी झारखंड के यूपी बिहार, बिहार के बाद आपका झारखंड में गई, झारखंड से आपका पश्चिम बंगाल में गई, और पश्चिम बंगाल से जो है इसकी एक शाखा चली जाती है बांग्लादेश को, और दूसरी शाखा इसकी चली जाती है यहाँ से आपका ये जो फरक्का, यहाँ पर फरक्का एक जगह है पश्चिम बंगाल में, इस फरक्का से दो भागों में बढ़ जाती है, और इसकी एक शाखा चली जाती है बांग्लादेश की ओर, और दूसरी शाखा इसकी चली जाती है यहाँ से कुछ शाखाओं में विभक्त होकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। यानी कि जो गंगा नदी है वो उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी है, जो कि गोमुख से निकलती है, जहां पर भागीरथी नाम से जाना जाता है, और दूसरी शाखा इसकी अलकनंदा जो कि संतोपंथ हिमानी से निकलती है, और देवप्रयाग में इन दोनों का मिलन होता है। देवप्रयाग से आगे बढ़कर ये नदी जो है यूपी और बिहार तथा झारखंड, बिहार झारखंड होते हुए आपका पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल से इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं, एक शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दूसरी शाखा इसकी जो है फरक्का से यहाँ पश्चिम बंगाल होते हुए जो है अपना जल कहाँ गिरा देती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। अब इसकी हम जो मुख्य सहायक नदियों की बात करते हैं, अब ये तो आपने इसका मैप थोड़ा सा देख लिया है, अब इसको आप इस तरीके से समझिए कि इसकी मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सपोज दैट ये गंगा नदी है, इसका उद्गम यहाँ से हो रहा है, ये आपका यूपी में चली गई, इधर आगे जो है आपका बिहार में चली गई, यहाँ से ये आपका झारखंड में आ गई, इस झारखंड से आगे बढ़ के ये पश्चिम बंगाल में चली गई, पश्चिम बंगाल से इसकी दो शाखाएं, एक इधर को चली गई, एक इधर, ये जो इधर को गई पश्चिम बंगाल की और इसको हुगली के नाम से जाना जाता है, और जो दूसरी आगे जाएगी बांग्लादेश में, इसको फिर हम पढ़ेंगे। अब इस गंगा नदी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, इस गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे, देखिए इस ऐसे करके बह रही है, इसकी जो दिशा है इस साइड को है, तो ये ऊपर वाला जो भाग हो गया इसका बायां हो गया, और ये जो है आपका दायां हो गया, यानी कि लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं जो कि बाएं साइड से आती हैं, और कौन कौन सी ऐसी हैं जो दाहिने साइड से आती हैं। तो इसका जब हम इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो इस तरीके से आप देखिए, जो भारत का मानचित्र है, ये नेपाल वाला सिक्किम वाला पोर्शन आ गया, ये आगे हम चले गए इस तरीके से। जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये इस तरीके से बंगाल की खाड़ी है, यानी कि गंगा रिवर यहाँ से निकली और यहाँ से आगे बढ़ते गई, बढ़ते हुए यूं यूं कौन कौन से राज्यों में गई आपको पता है, एक शाखा इधर चली गई, यहाँ से एक शाखा इधर चली गई। तो अब ये बाएं तरफ से आने वाली जो नदियां हैं, यानी कि लेफ्ट साइड से निकलने वाली जो नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां, वो कौन कौन सी हैं, गंगा की कौन कौन सी ऐसी सहायक नदियां हैं जो कि इसकी बाएं तरफ से निकलती हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है घाघरा। ये जो घाघरा नदी है इसको नेपाल में बोलते हैं कर्णाली, और ये निकलती है नेपाल से। कौन सी नदी है ये? घाघरा। ये जो घाघरा नदी है ये नेपाल में यहाँ जो है कर्णाली के नाम से जानी जाती है, और यहाँ से निकलती है तथा यहाँ से यूपी में प्रवेश करती है, यूपी, और यूपी से बिहार में जाती है। कहाँ जाती है? बिहार में। यूपी गई, यूपी से आपका बिहार में गई, और बिहार के पास जो है बलिया और छपरा के पास, बिहार में ये कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है, बलिया और छपरा के बीच, बलिया छपरा, यानी कि जो है ये बलिया और छपरा के पास बिहार में कहां पर मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। पहली जो इसकी सहायक नदी है वो है आपकी कर्णाली, यानी कि जिसको घाघरा के नाम से जाना जाता है। दूसरी
बाएं तरफ से आने वाली जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं या जो दूसरी है वो है आपका गंडक नदी। ये जो गंडक नदी है ये भी कहां से निकलती है, नेपाल से निकलती है। और नेपाल में इस गंडक नदी को जो है कहा जाता है आपका नारायणी भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नारायणी। ये नारायणी के नाम से भी जानी जाती है, कहां पर, नेपाल में। और ये घाघरा नदी जो है इसके बारे में बता दूं, इसको मापचा चुंग एक यहां पर ग्लेशियर है वहां से निकलती है। मापचा चुंग हिमनद जिसको ग्लेशियर कहते हैं नेपाल में, वहां से निकलती है। दूसरा आपका गंडक नदी है जो कि नारायणी के नाम से भी जानी जाती है, जिसको नारायणी भी आप कह सकते हैं। तो ये जो गंडक नदी है ये नेपाल से निकलती है और बिहार राज्य में प्रवेश करते हुए, यहां से आपके नेपाल से ये बिहार राज्य में प्रवेश करते हुए गंगा में अपने जल को मिला देती है। ये भी गंगा की जो है एक सहायक नदी है, बाईं तरफ से आने वाली एक ट्रिब्यूटरीज है। तीसरा आपकी आती है इसकी सहायक नदी जो है यहाँ पर कोसी। ये कोसी भी जो है यहीं से आती है और बिहार राज्य में बहते हुए, नेपाल से निकलकर बिहार राज्य में आते हुए बहते हुए गंगा में जो है अपना जल गिरा देती है। ये भी एक गंगा में जो है अपना जल गिरा देती है पटना के पास। और इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं, बिहार का शोक, क्योंकि अपना रास्ता बदलती रहती है और बहुत ज्यादा इसमें बाढ़ आती है जिसके कारण से वहां पर तबाही होती है, तो इसको बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो मुख्य नदियां थी ये थी आपकी इसके बाएं तरफ से आने वाली नदियां। अब इस गंगा की जो सहायक नदियां हैं जो दाईं तरफ से आती है उसमें सबसे पहले आपकी कौन सी, यमुना नदी। ये जो यमुना नदी है ये यमुना नदी भी कहां से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तरकाशी में। और इसी के समानांतर बहते हुए आगे बढ़कर यूपी में इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद के समीप ये जो है किस में मिल जाती है, आपका इलाहाबाद में जो है ये गंगा से इसका मिलन हो जाता है। ये कि गंगा की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी, यमुना। ये यमुना नदी यहां से आती है। अब इस यमुना नदी में भी कुछ नदियां मिलती हैं जो कि यमुना की सहायक नदियां कहलाती हैं। उनमें मुख्य से है चंबल, बेतवा, केन। ये तीनों जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। ये पहले अपना जल यमुना में गिराएंगी और यमुना फिर आगे बढ़ के जाएगी तो यमुना जो है अपना सारा का सारा जल किस में गिरा देगी, आपका गंगा में गिरा देगी इलाहाबाद के समीप। अब इसमें जो सबसे पहले आपकी चंबल नदी है वो चंबल नदी कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश में। यानी कि चंबल नदी की हम बात करते हैं, चंबल ही है, मानो सबोदर चंबल है। थोड़ा सा मैं मैप को ऐसे करके दिखा देता हूं। माना ये चंबल नदी है और ये चंबल नदी निकलती है एमपी में, जानापाव पहाड़ी, जानापाव पहाड़ी से मध्य प्रदेश में निकलती है। और यहां से ये नदी जो है जानापाव पहाड़ी से निकलकर आपका राजस्थान वाले एरिया में होते हुए इस तरीके से किसमें मिल जाती है, आपकी इस तरीके से जो है ये आपका यमुना नदी में मिल जाती है। यानी कि जो आपकी चंबल नदी है जिसको हम चंबल के नाम से जानते हैं, चंबल इसकी जो एक सबसे प्रमुख सहायक नदी है, ये जनापाव पहाड़ी से एमपी में मध्य प्रदेश में निकलती है और आगे बढ़कर जो है मध्य प्रदेश से आगे बढ़कर जो है मध्य प्रदेश और यूपी में बहते हुए जमुना में मिल जाती है। मध्य प्रदेश में भी जाएगी, यूपी में भी बहेगी और उसके बाद जो है ये गंगा में अपने, ये यमुना में अपने पानी को गिरा देती है। अब ये चंबल नदी है, इस चंबल नदी पर इसकी जो सहायक नदी है चंबल की, उसमें क्या है, शिप्रा। इसकी जो चंबल की सहायक नदियां हैं इसमें शिप्रा होगी, कुनु होगी, कुनु, शिप्रा और कुनु जो है इस चंबल की जो है आपकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, दूसरी इसकी जो मुख्य सहायक नदी है चंबल के बाद वो है आपका केन। ये चंबल नदी किसकी सहायक नदी होगी, यमुना की। इसके बाद जो दूसरी सहायक नदी है इसकी, यमुना की ही जो दूसरी सहायक नदी है वो है आपकी केन। और तीसरी जो इसकी सहायक नदी है वो है बेतवा। अब जब चंबल नदी को हमने देख लिया तो चंबल नदी के बाद अब बात आती है केन की। ये केन नदी जो है कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश से ही निकलती है। ये केन भी मध्य प्रदेश से निकलती है, एमपी से, और यूपी राज्य में बहते हुए, उत्तर प्रदेश में बहते हुए यहां पर यमुना में अपने पानी को मिला देती है। और तीसरी जो इसकी सहायक नदी है वह है बेतवा। ये बेतवा जो है इसकी तीसरी प्रमुख सहायक नदी है। बेतवा जो है मध्य प्रदेश में रायसेन पहाड़ी से निकलती है, रायसेन पहाड़ी से मध्य प्रदेश में निकलेगी और आगे बढ़ते हुए यूपी में ही अपना जल किसमें मिला देती है, आपका यमुना में मिला देती है। तो जो चंबल है, बेतवा है, केन है
और ये तीनों की तीनों किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की। ये तीनों की तीनों यमुना में अपना जल गिरा देती हैं। जहां भी तीनों मिल जाती हैं तो उसके बाद इसकी जो मुख्य शाखा है ये यमुना के नाम से जानी जाती है, और इलाहाबाद के पास ये अपना पानी किसमें गिरा देती है? गंगा में। उसके बाद ये आगे जो है गंगा कहलाती है। इसके बाद इसकी दक्षिण भारत से आने वाली एक सहायक नदी है सोन, गंगा की। ये गंगा की सहायक है। ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पठार से निकलती है। अमरकंटक, इस अमरकंटक के पठार से निकलती है कौन सी नदी? सोन नदी। कहां पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पठार से निकलती है और आगे बढ़कर जो है ये नदी मुख्य रूप से किसमें मिल जाती है? आपका सोन नदी जो है आगे बढ़कर यहां से गंगा में अपने जल को मिला देती है, यानी कि गंगा में चली जाती है। यानी कि जो दाएं हाथ से मिलने वाली इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं वो यमुना और सोन है, और यमुना की जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो आपका चंबल, बेतवा और केन है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी यमुना आ जाती है इसमें। अब ये जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी पर जो है कुछ मुख्य आपके बांध भी बने हुए हैं, जिसमें जैसे राणा सागर बांध है, राणा सागर बांध। इसके अलावा जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। ये जो राणा सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, ये किस नदी पर बने हुए हैं? आपके चंबल नदी पर ही बने हुए हैं। जो राणा सागर बांध है आपका, ये राणा सागर और जवाहर सागर बांध इसका मुख्य रूप से जो है चंबल नदी पर बने हुए हैं। इसके अलावा अगर हम आगे इसमें देखते हैं चंबल और बेतवा के बाद, तो ये इलाहाबाद से आगे बढ़कर जो ये नदी है आपकी गंगा नदी है जो आगे चली जाती है, उसके बाद इसकी एक शाखा आपकी चली जाती है पश्चिम बंगाल की ओर। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करके ये कुछ भागों में बढ़ती है और यहाँ पर सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है, जिसको कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा आपने नाम सुना होगा। आगे ये आता है आपका सुंदरवन का डेल्टा, ये बनाती है यहाँ पर कौन सी? जो हुगली वाली सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल में चली जाती है। यहाँ से आपका पश्चिम बंगाल के बाद ये नदी जो दूसरी शाखा इसकी मुख्य धारा आगे बढ़ती है तो वो पहुंचती है बांग्लादेश में, यहाँ प्रवेश करती है बांग्लादेश में। और जैसे ही ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको कहा जाता है पद्मा। इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। इस बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ये पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। तब यहाँ ऊपर से इसकी दूसरी शाखा यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इससे मिलती है। इस ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है यहाँ पर जमुना। जहां जमुना और पद्मा का आपस में मिलन होता है तो उसके बाद ये शाखा संयुक्त रूप से आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद इसमें एक शाखा और आती है जो बांग्लादेश में मिलती है मेघना। और जहां से इसमें मेघना मिल जाती है तो वहां से इस नदी का नाम हो जाता है मेघना। और मेघना फिर ये आगे बढ़ने के बाद अपने पानी को गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में। यानी कि जो हमारा उत्तर भारत का नदी तंत्र है उसमें जो आपका हिमालयी नदियों में से गंगा नदी तंत्र है, तो गंगा नदी तंत्र जो है बंगाल की खाड़ी में आकर मिलता है। यानी कि एक सार संक्षेप अगर हम देख लें तो जो गंगा नदी है वो आपका गोमुख से निकलती है, आगे यूपी और इन राज्यों में बहते हुए यहाँ पर पश्चिम बंगाल में दो भागों में बढ़ जाती है। दो भागों में बढ़ने के बाद फरक्का के पास जहाँ पर फरक्का बांध बना हुआ है वहाँ से एक नदी, एक शाखा हुगली के रूप में जो है पश्चिम बंगाल में होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, जहाँ सुंदरवन का डेल्टा बनता है। सुंदरवन का जो डेल्टा है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, भारत का क्या विश्व का ही सबसे बड़ा डेल्टा है। और जो इसको सुंदरवन का डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, उसी के नाम से इसको सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। इसकी जो दूसरी शाखा है वो पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, आगे जाकर उसमें ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। उन दोनों का जब संयुक्त मिलन होता है तो आगे बढ़कर मेघना नदी उसमें मिलती है और आगे वो मेघना के नाम से जानी जाती है, और अंत में जो है अपने जल को बे ऑफ बंगाल में गिरा देती है। इसके साथ साथ ही ये आपने टोटल इन चीजों को आप समझ गए होंगे कि कौन सी चीज कहां पर है, क्या है, किस तरीके से है। अब इसके बाद जो है हम इसका जो तीसरा पार्ट है तंत्र के बारे में हम इसमें आगे पढ़ेंगे। इससे पहले मैं एक चीज आपको ये बता दूं कि ये जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी पर राणा सागर बांध और जवाहर सागर बांध बने हुए हैं, जो कि दोनों के दोनों कहां पर हैं? राजस्थान में हैं।
और इस पर एक चूलिया जलप्रपात, इसी चंबल नदी पर एक जलप्रपात है जिसको चूलिया जलप्रपात कहते हैं। ये आपका कोटा में है, राजस्थान में ही ये आपका कोटा में है। तो ये जो मुख्य बांध इस पर बने हुए हैं, और एक जो है इसका बांध और बना हुआ है इसमें, जो कि जो है गांधी सागर बांध के नाम से जाना जाता है। ये गांधी सागर बांध जो है, ये गांधी सागर बांध ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में बना हुआ है। तो आप ये गंगा नदी तंत्र को समझ चुके होंगे। इसके बाद आपका आता है तीसरा नदी तंत्र, वो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उत्तर भारत का जो सबसे पूर्वी नदी तंत्र है, सबसे पूरब में स्थित है। इस ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो फिर हम भारत के मानचित्र को थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, और उसी के आधार पर हम इसको आसानी से समझ जाएंगे कि किस तरीके से ये कहाँ से कहाँ को ये नदी जाती है। इस तरीके से आप भारत का पूर्वी क्षेत्र आप ले लीजिए, ये है आपका, और यहाँ आपका बंगाल की खाड़ी है। इस वाले क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी है, यानी कि बे ऑफ बंगाल। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, इस ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में सबसे प्रमुख नदी जो है वो है आपकी प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र, यानी कि जो मेन रिवर है वो ब्रह्मपुत्र है, और जो उसके ट्रिब्यूटरीज हैं वो अलग अलग हैं। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये यहाँ पर मानसरोवर झील है एक तिब्बत में, मानसरोवर झील आपने पढ़ा होगा। इस मानसरोवर झील के पास चेमांगयुंगडुंग ये एक ग्लेशियर है, इसके पास से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। यहां से निकलने के बाद ये नदी ऐसे उत्तर नीचे दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर बहती हुई आगे बढ़ती है, और यहां पर जो है अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ, इस नामचा बरुआ की पहाड़ी को काटकर भारत में प्रवेश करती है, और यहां से असम राज्य में बहते हुए आगे बढ़ती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसको कहा जाता है जमुना। और यहां से मैंने आपको बता रखा था कि कौन सी नदी आती है, गंगा, और ये गंगा किस नाम से जानी जाती है, पद्मा। यहां से इन दोनों का आपस में मिलन हो जाता है। जहां पर जमुना और पद्मा का मिलन होगा, यहां से पद्मा कहलाती है। आगे फिर एक नदी यहां पर आती है मेघना, और जहां से इसमें मेघना का मिलन हो जाता है तो ये मेघना के नाम से आगे बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी में ऐसे करके अपने पानी को गिरा देती है। ये इसका मुहाना है। नदी जिस स्थान पर समुद्र में मिलती है उस स्थान को नदी का मुहाना कहा जाता है। यानी कि कोई भी नदी है जिस स्थान पर वो अपना जल नदी में समुद्र में गिराएगी वो स्थान उसका मुहाना कहलाता है। यानी कि मुख्य नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है, यानी कि चेमांगयुंगडुंग से आगे बढ़ती है, इसको नामचा बरुआ की पहाड़ी को काटकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके बाद असम राज्य में होते हुए आपका जमुना के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां पद्मा से मिलती है, और आगे बढ़कर मेघना के नाम से जो है अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। इस नदी को यहाँ पर जो है तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांगपो के नाम से। और यहां पर इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या डिंग के नाम से भी जाना जाता है। और आगे जब ये पहुंच जाती है असम में, तो असम में इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। यहां ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अब आता है ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियों में आता है आपका तिस्ता, बराक, लोहित, मानस। ये इसकी जो है सब ट्रिब्यूटरीज हैं। ये इसकी सबकी सब क्या हैं? सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां कौन सी होती हैं? जो मुख्य नदी में अपने जल को गिराती हैं। अब हम इसमें देखेंगे इसकी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां ऐसी हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी में अपने जल को गिराती हैं? तो इसमें जो बाईं ओर से मुख्य मिलने वाली नदियां हैं, देखिए यहां से नदी आ रही है, भारत में प्रवेश करके इसकी दिशा इधर को है, तो ये दाहिना हाथ हो गया आपका इस साइड का, ऊपर वाला भाग पोर्शन ये बायां हुआ, ये बायां ये दायां। तो इस बाएं साइड से मिलने वाली जो यहां पर नदियां हैं उसमें एक तो यहां मिलती है लोहित। कौन सी मिलेगी? एक नदी तो इसमें बाएं साइड से मिलने वाली जो है वो है आपकी लोहित, और दूसरी आपकी इसमें बाएं साइड से मिलने वाली नदी है दिहांग, यानी कि दिवांग। ये भी दिहांग भी यहीं पर मिलती है, अरुणाचल प्रदेश से ये दिहांग है। और एक आपकी जो है दिहांग होगी, लोहित होगी, और एक तीसरी नदी और यहां पर मिलती है जिसको कहा जाता है बाएं साइड से मिलने वाली कोलंग। ये नदियां जो है इसकी कोलंग,
ये नदी इसमें आकर मिलती है किसके, इसके बाएं हाथ की तरफ से, बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में से कोलंग है, यहां पर आकर मिलती हैं। इसके बाद ये नदी आगे बढ़ जाती है। इसकी जो दाईं ओर से मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि दाईं ओर से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों के अंदर हम तिस्ता और मानस को सम्मिलित करते हैं। ये तिस्ता नदी जो है इसमें मिलती है और एक मिलती है इसमें जो है आपका मानस। तिस्ता और मानस ये दोनों नदियां यहां पर इसमें जो है दाईं ओर से मिलती हैं। अब ये आगे बढ़कर क्या होता है, डिब्रूगढ़, असम में आपने ये जगह सुनी होगी डिब्रूगढ़। इस डिब्रूगढ़ के पास ये नदी जो है दो भागों में मिल जाती है। कितने भागों में, दो भागों में बट जाती है इस तरीके से, एक भाग ये है, एक भाग ये है, और आगे जाकर फिर जो है ये असम में एक हो जाती है दोनों। तो ये जो यहाँ पर दो भागों में बढ़ती है, तो इनके बीच में ये क्या करती है, एक द्वीप का निर्माण करती है। यहाँ पर एक द्वीप बनता है जिसको कहा जाता है माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है। द्वीप क्या होता है, द्वीप एक ऐसा भाग होता है स्थलखंड का जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। और प्रायद्वीप क्या होता है, ऐसा भाग होता है जो तीन ओर से जल से घिरा हो लेकिन एक ओर से स्थल भाग से जुड़ा हो। जैसे भारत है, भारत का अगर निचला पोर्शन आप देखते हैं इस तरीके से, तो ये यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है, तीनों ओर से जल से घिरा है। तो भारत एक प्रायद्वीप है। ऊपर यहाँ स्थल भाग आ जाता है, चीन और तिब्बत। तो ये माजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है। इसके बाद ये आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद ये जो है यहाँ जमुना नदी, क्या नाम कहते हैं आपका, जमुना के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। उसके बाद जो है पद्मा से मिल जाती है, आगे जाकर अपना पानी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो ये है आपका, ये जो मुख्य आप लोगों ने आज पढ़ा वो उत्तर भारत के नदी सिस्टम के बारे में पढ़ा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा मेरी जो बोलने की गति है वो थोड़ी सी तेज है। अब मुझे कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें समझानी है, क्योंकि मैं लगातार आपको क्लासेस नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जहां पर भी मुझसे हेल्प होगी मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और फिर मिलते हैं आपको अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।